महत्वपूर्ण है। फिजिक्स वगैरह तो प्योर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं और हमें यहाँ पे चाहिए ऐसी साइंस जो कि प्रैक्टिकल हो, व्यवहारिक हो। ये लास्ट मोमेंट पे पैराशूट खुलते हैं, क्या है पैराशूट इफेक्ट, क्या होते हैं? आपने तो फिजिक्स की पढ़ाई की है, पीजी हैं आप इसमें, और वो भी आईआईटी दिल्ली से। मुझे ये बताओ कि अंतरिक्ष में कई बार खबरें आती है कि पृथ्वी के अलावा भी कई ग्रह ऐसे हैं जहाँ पे जीवन की संभावना है। कौन कौन से एलिमेंट हम खोज लेते हैं ऐसे जिससे हम ये कल्पना कर लेते हैं कि वहाँ पे कोई एलियन होगा या लाइफ होगी? ये डिजिटल डिवाइड क्या होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो डिजिटल डिवाइड के रूप में जो गैप क्रिएट हो रहा है उसको कैसे फुलफिल करेंगे? मैं कमिंग सर? आइए थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। आप आईआईटी दिल्ली से फिजिक्स में आपने पीजी किया, जी सर। बड़ी अच्छी परसेंटाइल पे, सीजीपीए पे हैं आप। फिर आप उस तरफ कैरियर क्यों नहीं बनाना चाहते? आपका पीसीएम का रिकॉर्ड्स देख रहे हैं हमारा, बहुत अच्छा है, तो आप एज ए साइंटिस्ट क्यों नहीं अपना कैरियर बनाना चाहते? सर निश्चित ही एज ए साइंटिस्ट मुझे लगता है मैं एक बेहतर करियर के रूप में चूज़ कर सकता था, परंतु अपने कॉलेज के समय में मैंने अपने जो पर्सनल वैल्यूज़ थे और जो अपने जीवन के उद्देश्य थे, मैंने पाया कि मैं एक जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है वो एक सिविल सेवक के रूप में बेहतर अपने आप को पाता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं फिजिक्स जो है मेरी वो वेस्ट गई है, मैं अपनी फिजिक्स का यूज आजकल प्रशासन में भी करूँगा और मुझे लगता है कि मैं एक बेहतर सिविल सेवक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करूँगा। ओके, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें देखिए कहीं साइंस का तो काम है नहीं, क्या मैं सही कह रहा हूँ क्या? हाँ सर, मुझे सॉरी सर, बट मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। विज्ञान का यह विज्ञान विज्ञान प्रशासन या फिर किसी भी क्षेत्र में हमेशा ही सार्थक रहा है और विज्ञान का प्रयोग करके हम एडमिनिस्ट्रेशन को और अधिक एफिशिएंट बना सकते हैं। वर्तमान में जो तकनीक है, तकनीक का लगातार प्रशासन में उपयोग बढ़ता जा रहा है और तकनीक का आधार विज्ञान ही प्रदान करती है। इसके साथ ही विज्ञान संबंधित लगातार नीतियाँ और योजनाएं भी बनाई जाती हैं, तो प्रशासन में फिजिक्स का आप कैसे यूज करेंगे डेली लाइफ में और डेली एडमिनिस्ट्रेशन में? दो चीजें हैं, डेली लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। डेली लाइफ में किसी भी सिचुएशन का अगर इंटरप्रिटेशन करना हो तो फिजिक्स हमें एक बेटर बैकग्राउंड देती है, क्योंकि फिजिक्स में हमें किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाई जाती हैं जो हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ईजियर वे में तोड़ने और उनका सोल्यूशन निकालने में मदद करती है। साथ ही प्रशासन में भी हमें जो फिजिक्स है, हमें फिजिक्स एक बेहद चैलेंजिंग विषय है तथा इसमें प्रैक्टिकल्स के समय में हम देखते हैं कि हमारे सामने काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं, तो उन चैलेंजेस को टैकल करना तथा उनसे उभर के नवाचार करना, ये भी हमें प्रशासन में महत्वपूर्ण है। फिजिक्स वगैरह तो प्योर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं और हमें यहाँ पे चाहिए ऐसी साइंस जो कि प्रैक्टिकल हो, व्यवहारिक हो। जी सर, फिजिक्स के माध्यम से जो एप्टीट्यूड विकसित होता है, कहीं न कहीं वो प्रशासन में महत्वपूर्ण होगा। और हाँ, जो फिजिक्स है वो कोर सब्जेक्ट है साइंस का, बट कहीं न कहीं ये तकनीक को आधार प्रदान करता है। अच्छा, चलिए ये बताइए, ये अभी जो अंतरिक्ष यान से ये अंतरिक्ष यात्री वापस आए, इनको समुद्र में ही उतारा गया, क्यों? हाँ सर, जब किसी अंतरिक्ष यान से यात्री को वापस लाया जाता है तो सभी सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए कोशिश की जाती है कि अंतरिक्ष यात्रियों को किसी प्रकार की हानि ना हो और सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाए। परंतु किसी भी परिस्थिति में यदि वो लैंडिंग सही तरह से नहीं हो पाती है तो अगर उनकी जान को खतरा ना हो, ये मेक श्योर करने के लिए लैंडिंग कराई जाती है समुद्र या फिर किसी भी जलाशय में, ताकि किसी अनहोनी की स्थिति में उनकी जान को खतरा ना हो। अच्छा, ये लास्ट मोमेंट पे पैराशूट खुलते हैं, क्या है पैराशूट इफेक्ट, क्या होते हैं? सर पैराशूट जो होता है उसकी उसकी मदद से हम जो है वो एक काफ़ी पृष्ठीय क्षेत्र पर बढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से हवा का जो ड्रैग होता है वो बढ़ जाता है। हवा का ड्रैग बढ़ने से जो यात्री हैं या फिर जो भी व्यक्ति है उसकी स्पीड कम हो जाती है। उस स्पीड कम होने से लैंडिंग सॉफ्टली हो पाती है। अच्छा, ये पैराशूट वर्ड पॉलिटिक्स में भी यूज होता है, पैराशूट कैंडिडेट्स या पैराशूट मुख्यमंत्री, क्या होते हैं ये? या इनको पैराशूट से ड्रॉप किया जाता है क्या? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं इस पर। ओके, कोई बात नहीं। आप आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी एज ए एडमिनिस्ट्रेटर? साइंस बैकग्राउंड से हैं आप, मुझे इसके बारे में बताइए। आप डी डिस्ट्रिक्ट में ही लग जाते हैं आप, है ना? तो आपकी पहली 4 या 5 प्राथमिकताएं क्या होंगी? हाँ सर, सबसे पहले मेरी जो प्राथमिकता है वो है जितनी भी मेरी कार्यालय में पेंडिंग फाइल्स फाइल्स हैं मैं उनका मूल्यांकन करूं और उनको जल्द से जल्द निपटाने का प्रयास करूं।
उसके बाद मैं अपने डिपार्टमेंट तथा साथ के जो अपने डिपार्टमेंट से समन्वय बनाते हुए डीग जिले या फिर मुझे जिस भी प्रशासन क्षेत्र में भेजा जाएगा वहाँ के लिए एक वृहद कार्य योजना तैयार करूँ। उसके पश्चात मेरी प्राथमिकता होगी जो वहाँ के वनरेबल सेक्शंस हैं उनके प्रति मैं संवेदनशीलता रखते हुए जो सरकार की योजनाएं हैं उनको उन तक पहुँचाने का प्रयास करूँ। इसके पश्चात जो मैं मूलभूत सेवाएं हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इन इन पर कार्य करते हुए उनकी पहुंच सुनिश्चित करूंगा। ये बताइए, प्राचीन काल में हमारे महल बनते थे, जैसे आपके डीग का भी महल है, यहाँ भी फव्वारा पद्धति है, उदयपुर में सहेलियों के बाड़े में भी फव्वारे हैं जो कि अपने आप चलते हैं। कैसे चलते हैं, क्या कुछ इसमें क्या साइंस लगा रखी थी? फव्वारे अपने आप चलने लग जाते हैं। डीग के महल की खासियत क्या है? सर जल महल है और वहाँ के फव्वारे रंगीन तो फव्वारे। अपने आप चलने लग जाते हैं? नहीं सर, नोजल प्रणाली का प्रयोग किया जाता है उसमें। तो नोजल तो होगा ही, तभी तो प्रेशर से ऊपर जाएगा पानी। इस- कहीं वाटर टेबल बढ़ जाती है तो अपने आप चलने लग जाते हैं, या वाटर का फ्लो बढ़ने लग जाता है। थोड़ी सा जानकारी। अच्छा, ये बताइए, पुरानी जो महल हैं अपने बने हुए हैं, जो कि हमारी विरासत भी है, ये गर्म नहीं होते थे, ठंडे रहते थे, क्या कारण था? क्या पद्धति अपनाते थे इसमें? सर इनमें कहीं ना कहीं हम देखते हैं पुराने महलों में हम कोई ना कोई जलीय निकाय का हमेशा उपयोग किया जाता है तथा उसका प्रयोग हम उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी करते हैं। जैसे कि डीग के जल महलों में गोपाल सागर जैसे कुछ जलाशय हैं जिनकी वजह से उनको गर्म रखा जाता है, ठंडा रखा जाता है। इसके साथ ही जो वहाँ पे जो पत्थर जिस प्रकार का मटेरियल यूज़ किया जाता है वो काफ़ी मोटी दीवारें यूज़ की जाती थी जो इतनी आसानी से गर्म नहीं होती थी और वहाँ पर जो है कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता था। कोई चूने वूने, सीमेंट चूने का कोई फर्क वरक कुछ हाँ ऐसा? जी सर, जो चूना है वो यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसका प्रयोग भी किया जाता था पुरानी दीवारों में, जो वाटर को एब्जॉर्ब करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है। आपकी हॉबी है चेस खेलना? चेस भाई, ये तो फिजिकली तो कोई एक्टिविटी होती नहीं है, बैठ जाओ आप, 8x8 की वो बोर्ड बना हुआ है, उस पर आप कर लो। तो ये तो कोई चीज बनी नहीं, समझ में ही नहीं आई। इसकी कोई एनोलॉजी अपने कोई पुराने उसमें मिलती हो? हाँ फॉर श्योर, यहाँ पे चेस में कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी लैक करती है, परंतु पुरानी एनालॉजी अगर हम देखते हैं तो महाभारत काल में भी चेस का जिक्र मिलता है चतुरंगा के रूप में। और साथ ही चेस को एक युद्ध के मैदान के रूप में देखा जाता है जहाँ पे आपकी रणनीतियों के माध्यम से आप विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो हाँ, फिजिकल एक्टिविटीज़ की कमी होने के बावजूद भी ये आपके मेंटल डेवलपमेंट के लिए और आपके फोकस और आपकी स्ट्रेटजीज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चेस जो गेम है हमारे साउथ में बहुत ज्यादा, वहीं से अपने सब क्या बोलते हैं, ग्रैंड मास्टर्स निकले हुए हैं, चाहे विश्वनाथन आनंद हो या वर्तमान वाले। क्यों ऐसा साउथ में, क्या इसकी पॉपुलैरिटी क्यों है इतनी? हाँ, इसका जो कारण है वो है कहीं ना कहीं इसके इतिहास से इसके कारण जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब स्टार्टिंग में चेस का बूम साउथ में ही हुआ क्योंकि वहाँ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर हैं जो यहाँ पे जिनका नाम इमैनुअल सॉरी सर इमैनुअल मैक्रोन है। 1961 में भारत के प्रथम आईएम बने थे। उसके बाद से लगातार चेस के संबंधित जो क्लब्स हैं वो साउथ में खुले हो सकता उनको ज्वाइन करने के बाद ही वहाँ पे लगातार चेस प्लेयर्स की संख्या बढ़ी। जैसे ताल क्लब से विश्वनाथ आनंद जी निकले तो उन्होंने आगे चल के जो वका एकेडमी वहाँ पे खोली। इसके पश्चात वहाँ पे कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ और लगातार चेस का जो बूम है साउथ में नॉर्थ की तुलना में ज़्यादा हुआ। हालांकि वर्तमान में नॉर्थ में भी काफ़ी अच्छे प्लेयर्स बाहर निकल के आ रहे हैं। Thank you. आपने तो फिजिक्स की पढ़ाई की है, पीजी हैं आप इसमें, और वो भी आईआईटी दिल्ली से। तो मुझे ये बताओ कि अंतरिक्ष में कई बार खबरें आती है कि पृथ्वी के अलावा भी कई ग्रह ऐसे हैं जहाँ पे जीवन की संभावना है। तो कौन कौन से एलिमेंट हम खोज लेते हैं ऐसे जिससे हम ये कल्पना कर लेते हैं कि वहाँ पे कोई एलियन होगा या लाइफ होगी? हाँ सर, पृथ्वी के बाहर जो जीवन की संभावनाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है ऑक्सीजन और H2O यानी जल। इनके बिना जीवन संभव हम वर्तमान में नहीं देख पाते हैं तथा अगर हमें जीवन के कुछ वहाँ पे लक्षण देखने को मिलते हैं तो वहाँ पे शैवाल जैसे प्राथमिक जो जीव हैं। नहीं, ये तो नहीं, लेकिन मैंने ऐसे सुना है कि किसी ग्रह के ऊपर अगर मीथेन है तो वहाँ पे जीवन पाया जाता है। जी सर। ऐसी कल्पनाएं होती है। मीथेन का लाइफ से क्या लेना देना है? सर मीथेन जो है वो कार्बन का सबसे सिंपलेस्ट जो एक कंपाउंड है और हमारी लाइफ में हमारी ह्यूमन बॉडी या फिर किसी भी तरह की जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक जो भी मटेरियल है वो कार्बन से बना होता है, इसलिए मीथेन में पाया जाने वाला जो कार्बन है वो लाइफ का सूचक नहीं, है। आप इसको सही तरीके से नहीं समझा पा रहे हैं। एक डार्क मैटर भी होता है, काला पदार्थ। जी सर। क्या होता है ये?
सर डार्क मैटर अंतरिक्ष में एक हाइपोथेटिकल मैटर है जिसको अभी तक प्रैक्टिकली तो नहीं खोजा गया है। ये हाइपोथेटिकल है या रियल में है ऐसा? अभी तक ये थ्योरीज में इसको थ्योरीज के माध्यम से इसको कंफर्म किया गया है। हालांकि एलएससी में इसको लेके लगातार एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं और उम्मीद है इस संबंध में हमें एक ब्रेक थ्रू डिस्कवरी होगी, परंतु फिलहाल ये हाइपोथेटिकल है। एक एंटीमेटर की भी हम लोग सुनते हैं चर्चाएं, तो ये एंटीमेटर क्या है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है? अंतरिक्ष में खोजा गया है क्या कोई ऐसा? हाँ सर, एंटीमेटर जब यूजुअली जो हमारे एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन एक पार्टिकल थ्योरीज में एक थ्योरी होती है कि प्रत्येक जो कण है उसका एक एंटी पार्टिकल मिलता है। जैसे प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का एंटी न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन। तो जब इन मूलभूत कणों से मिलकर कोई पदार्थ बना होता है उसे हम एंटीमेटर कहते हैं। वर्तमान में सामान्य परिस्थितियों में इस प्रकार के मैटर नहीं देखने को मिलते हैं। हालांकि अंतरिक्ष में जो गामा किरणें होती हैं या फिर सुपरनोवा जब विस्फोट होते हैं उसके समय इस प्रकार के मैटर जनरेट होते हैं। क्या पृथ्वी पे भी कहीं कोई एंटीमेटर का डेवलपमेंट किया गया है क्या रिसर्च के दौरान? हाँ जी सर, एंटीमेटर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक हाई एनर्जी डेवलप की जाए जिससे वहाँ पे जो एंटी पार्टिकल्स हैं वो जनरेट हों। एलएससी में 2013 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें एंटीमेटर डेवलपमेंट किया गया है। हालांकि ये बहुत ही महंगा है और इसको डेवलप करना बहुत ही क्रिटिकल है। आपका व्यक्तित्व किस तरह का? आप इंट्रोवर्ट मानते हैं स्वयं को या एक्सट्रोवर्ट है? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैं एम्बीवर्ट हूँ। ओके। सिगमंड फ्राइड आपने नाम सुना होगा, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो उन्होंने पर्सनालिटी में बेटरमेंट करने के लिए क्या क्या सिद्धांत दिए हैं? हाँ सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर। आईआईटीज की स्थापना क्यों की गई थी भारत में? हाँ सर, हायर एजुकेशन में एक्सीलेंस के लिए। केवल हायर एजुकेशन में या टेक्निकल एजुकेशन में? सर टेक्निकल हायर एजुकेशन। तो क्या उसका ऑब्जेक्टिव आपका जो प्रिपरेशन है ये फुलफिलमेंट कर रहा है क्या? हाँ आप आरएस बन रहे हैं तो आईआईटीज में जो आपने इतना पढ़ाई किया है, इतना, उसके लिए भी आपने बहुत तैयारी की होगी तब जाके आईआईटी में चयन हो पाता है। तो क्या आपको लगता है कि इतनी एफर्ट करने के बाद आपने आईआईटी से ये तैयारी की और अब आप जा रहे हैं वापस से प्रशासनिक सेवाओं में? जी सर, निश्चित ही जो मैंने अपने आईआईटी की तैयारी के दौरान जो नॉलेज लेवल पे और पर्सनैलिटी लेवल पे जो ट्रेड्स विकसित किए हैं, मुझे लगता है प्रशासन में मैं उनका निश्चित ही उपयोग करूंगा। और अगर मुझे मौका दिया जाता है तो मैं जो अपनी आईआईटी में जो मुझ पर संसाधनों का व्यय किया गया है उसको जस्टिफाई भी करूंगा। ओके। क्या हमारा जो व्यक्तित्व निर्माण है इसमें जेनेटिक मटेरियल है उसका रोल रहता है या पर्यावरणीय जो फैक्टर्स होते हैं उसका भी रोल रहता है? हाँ सर, विभिन्न रिसर्चों द्वारा पाया गया है कि इसमें कहीं ना कहीं दोनों का ही कुछ ना कुछ रोल पाया जाता है। हाँ, लगभग इसका जो अनुमान है वो 50-50% है। तो निश्चित ही जो हमारे जेनेटिक्स हैं, इसके अलावा जो हमारा पोषण, जिस प्रकार का हमको पर्यावरण या शिक्षा दी जाती है, दोनों ही हमारे व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है। क्या आपने दर्पण पहना हुआ है या लेंस पहना हुआ है? सर लेंस। क्या अंतर होता है दर्पण और लेंस में? सर दर्पण लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जबकि लेंस जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और क्या अंतर है? हाँ सर, इसके अलावा जो दर्पण है, दर्पण पारगामी होता है, सॉरी अपारगामी होता है, इसको लाइट पास नहीं कर सकती। और जो लेंस होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है जिसमें से लाइट पास हो सकती है। आपका जो ये स्पेक्स है इसके लेंस और खिड़कियों के ऊपर जो कांच लगे हुए होते हैं उनमें क्या अंतर है? खिड़कियों पर जो कांच लगते हैं वो कहीं ना कहीं एक प्लेन लेंस होते हैं, और जो मेरे चश्मे में जो फिलहाल जो लेंस है वो एक अवतल लेंस है। ओके। एक अमृत भारत ट्रेन काफी चर्चा में रही है, जानते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में? सॉरी सर, जानकारी नहीं। ठीक है सर, आप। जी सर। डीग एक नवनिर्मित जिला है। क्या पैरामीटर्स होते हैं जिला बनाने के लिए? किसी भी क्षेत्र को जिला डिक्लेयर करने के लिए क्या पैरामीटर्स होते हैं? हाँ सर, इसके पैरामीटर्स जो हैं वो फिलहाल एल के पवार समिति और श्री रामलोभाई समिति द्वारा डिसाइड किए गए हैं। हालांकि इसके एग्जैक्ट पैरामीटर्स के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। सॉरी सर, मुझे जानकारी कोई बात नहीं। किसी भी क्षेत्र विशेष को हम जब जिले के रूप में पहचानना शुरू कर देते हैं तो उससे क्या फायदा होता है वहाँ के नागरिकों को? हाँ सर, जिला जो है वहाँ पे प्रशासन की एक मूलभूत इकाई है जिसको मिनी सेक्रेटरीट भी जाना जाता है। तो वहाँ पे लगभग सभी राज्य सरकार के विभागों के कार्यालय वहाँ पे उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से जो राज्य सरकार तक है वो जनता की पहुँच बहुत आसान हो जाती है। इसके साथ ही जिला डेवलप होने से वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जैसी सुविधाएं विकसित होती हैं,
जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ ही जिले के रूप में पहचान मिलने से जो जिले की विरासतें होती हैं उनको पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है। ठीक, गुड। आप साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, आईआईटी से आपने फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, फिर प्रशासन में आप ऐसी क्या चीज़ें हैं प्रशासनिक सेवाओं में जो आपको इतना ज़्यादा आकर्षित कर रही हैं? हाँ सर, कहीं न कहीं प्रशासन में जो एक प्रतिष्ठा है समाज में, वो मुझे काफ़ी आकर्षित करती है। इसके अलावा मुझे लगता है प्रशासन का जो समाज में योगदान है, सबसे अधिक अगर कोई प्रत्यक्ष योगदान समाज में किसी अगर क्षेत्र का है तो प्रशासन का है। इसके अतिरिक्त कहीं न कहीं जॉब सिक्योरिटी और जो एक जो जो जिस तरह की जॉब सिक्योरिटी है और जो फैमिली की सिक्योरिटी है, वो भी मुझे लगता है प्रशासन में बेहतर है। नहीं, आप इसरो के लिए काम करते, डीआरडीओ के लिए काम करते, तो आपको वहाँ प्रतिष्ठा फील नहीं होती क्या? ये सब क्या देश की सेवा वहाँ नहीं कर सकते थे आप? ये सब प्रतिष्ठा फील होती है, पर मुझे लगता है जो मेरे पर्सनल जो ट्रेड्स हैं, मैं यहाँ पे ज़्यादा सेटिस्फाई फील करूँगा। क्या नवाचार करेंगे आप प्रशासन में? तो प्रशासन में नवाचार में सबसे पहले तो प्रशासन में नवाचार के लिए मैं तकनीक का जो प्रशासन में इन्वॉल्वमेंट है उसको बढ़ाने का कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी ऑफिसेज़ हैं उनके जो सारे काम हैं उन कहीं न कहीं उनको ऑनलाइन किया जाए। इस प्रकार से ई फाइलिंग और ई ऑफिस जैसी जो पहले हैं उनको और अधिक एफिशिएंट बनाया जाए। इसके अलावा मैं नवाचार के रूप में आजकल जो मोबाइल पद्धति है, जो मोबाइल के माध्यम से जिस प्रकार की सेवाएं हैं उन तक पहुंच सुनिश्चित करूंगा नागरिकों आप तक। ये बताइए, डिजिटल डिवाइड क्या होता है? सर, जब जनसंख्या के किसी एक भाग तक जो डिजिटल सेवाएं हैं उनकी पहुंच दूसरे भाग की तुलना में कम कम होती हैं तो उस परिस्थिति को डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। यूजली ये ग्रामीण क्षेत्रों में या महिलाओं के लिए देखा जाता है। तो महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो डिजिटल डिवाइड के रूप में जो गैप क्रिएट हो रहा है उसको कैसे फुलफिल करेंगे आप? तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना होगा और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको भी बढ़ावा देना होगा, जिससे कि हर नागरिक तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित हो। एक डिजीज अखबार में न्यूज़पेपर में अभी कॉमनली मैं देख रहा हूँ, पार्किंसंस डिजीज, ये क्या है? हाँ सर, पार्किंसन डिजीज़ यूजुअली जो है वो ओल्ड एज जो व्यक्ति हैं उनमें पाई जाती है। इसमें उनकी जो उनके हैंड्स या फिर मूवमेंट्स जो होते हैं उनमें कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस होते हैं और उसके अलावा उनमें जो भूलने का भी अ, वो भूलने की पद सॉरी सर, वो भूलने भी लगते हैं कुछ चीज़ों को। एक सर आप हम्म, आपको फिजिकल फिटनेस पे आपका ध्यान नहीं रहता। जी सर। ये तो बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन में आपको तो चुस्त और दुरुस्त रहना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको फिजिकली एज वेल एज मेंटली फिट रहना पड़ेगा। फिजिकल फिटनेस आपकी अगर गड़बड़ है तो मेंटल फिटनेस भी इफेक्ट डालेगी। क्या कारण है कि आप फिजिकली फिट नहीं, ध्यान नहीं देते? हाँ सर, कहीं ना कहीं कुछ मेरी लापरवाहियाँ हैं इसके अंदर और मैं टाइम मैनेजमेंट अभी उतना अपनी स्टडीज़ को और अपनी फिजिकल फिटनेस में इतना बेहतर नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि मैं लगातार इस पे कुछ को बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अभी मॉर्निंग वॉक के सेशन स्टार्ट करे हैं और मैं योगा को भी थोड़ा सा समय देने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, आपका इंटरव्यू संपन्न हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।